मैं अनीता कुमावत, आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक बिलाड़ा से। हम कक्षा अष्टमी का पाठ लाख की चूड़ियाँ पढ़ रहे थे। उसके आगे का पाठ आज हम पढ़ेंगे। लेखक कह रहे हैं कि मुझसे तो वे घंटों बातें किया करता। लेखक बदलू काका के बारे में बता रहे हैं कि वो उनसे घंटों बैठ कर के बातें करते और कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूँ ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। लेखक बता रहे हैं कि बदलू काका लेखक से घंटों बैठकर बातें करते और उनसे शहरी जीवन के बारे में चर्चा करते थे। तो लेखक भी उनको बता रहे हैं कि शहर में तो जो औरतें हैं वो लाख की चूड़ियाँ न पहन करके और कांच की चूड़ियाँ पहनती है। तब उसके बदले में लेखक को बता रहे हैं बदलू काका कि शहर की बात और है लल्ला, यानी शहर की तो बात ही निराली है। वहाँ तो सब कुछ चलता है, सब कुछ होता है वहाँ तो। बदलू काका बता रहे हैं कि वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है। एक अपनी हिंदू संस्कृति और संस्कृति के अनुसार एक बड़ों के सामने मान सम्मान होता है, घूंघट पड़ता भी है। और लेकिन शहर में जो लोग पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण बढ़ता जा रहा है, वहाँ ऐसी बड़ों का मान सम्मान, थोड़ी लज्जा वगैरह कम है। तो लेखक बदलू काका लेखक को बता रहे हैं कि वहाँ पर तो जो औरतें होती है वो आदमी के साथ ऐसे ही हाथ में हाथ डाले सड़कों पर घूमती दिखाई देती है। और फिर उनकी कलाइयाँ भी बड़ी नाजुक होती है। वो लाख की चूड़ियों का भार सहन नहीं कर सकती है, उनके हाथ में कहीं मोच न आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिरी भी करता। जिन दिनों उनकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। अब लेखक बता रहे हैं कि बदलू काका जब उनकी गाय के दूध होता था तो मलाई वाला दूध उनको पिलाते थे, आम के दिनों में 2-4 आम खाने के लिए देते। और सबसे अच्छी बात उनको वो लगती वो ये थी कि लेखक उनको 2-4 गोलियां लाखी बना करके दे देते थे। बच्चों की उम्र के अनुसार उनकी रुचि भी अलग अलग होती है। तो लेखक का बचपन था और उनको ऐसी गोलियां एकत्र करना अच्छा लगता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आधे महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। लेखक बता रहे हैं कि मैं लगभग गर्मियों की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ जाता, कभी 1 महीना, कभी 15-20 दिन रुककर जब स्कूल खुलने का समय आता तभी ही मैं अपने गांव वापस आता था, अपने शहर वापस आता था गांव से। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। अब लेखक बता रहे हैं कि मैं 2-4 बार अपने मामा के यहाँ गया और कुछ समय बाद में उनके पिताजी का जो ट्रांसफ़र है वो हो गया। उनके पिताजी की दूर शहर कहीं बदली हो गई, तो वो अपने मामा के गांव न जा सके। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि न रही। अब लेखक बता रहे हैं कि 8-10 साल बाद में गया। देखो हर उम्र की अलग अलग रुचि होती है। जब लेखक बचपन में गोलियाँ इकट्ठे करते थे, अब 8-10 वर्ष जब बाद लेखक वहाँ गए तो लेखक की वो गोलियाँ इकट्ठी करने की, लाख की गोलियाँ इकट्ठी करने की जो बचपन में रुचि थी वो रुचि अब नहीं रही। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। लेखक बता रहे कि मैं गांव में था लेकिन मुझे बदलू काका का ध्यान ही न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर
गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। अब लेखक बता रहे हैं कि उनका ध्यान उस गांव में वो रह रहे थे, लेकिन उनका ध्यान बदलू काका की तरफ गया ही नहीं। उनका ध्यान तब गया जब उनके मामा की लड़की आंगन में फिसल गई। बारिश का मौसम था और वो आंगन में फिसल गई और कांच की चूड़ियाँ उसके पहन रखी थी और वो कांच की चूड़ी उसकी कलाई में घुसने के कारण उसके खून आने लग गया था। तब लेखक का ध्यान बदलू काका की तरफ जाने लगा और वो उनके बारे में सोचते हैं। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊँ। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चौतरे पर नीम के नीचे खाट पर लेटा था। इसमें लेखक बता रहे हैं कि वो बदलू काका को ढूंढते ढूंढते वहाँ चले गए और वो देखते हैं कि बदलू काका उसी चौतरे पर नीम के नीचे खाट पर लेटे हैं। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। लेखक ने जाकर उनको नमस्ते कहा। नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। लेखक बड़े हो गए थे, 8-10 साल बाद गए थे, इसलिए लेखक को वो पहचान नहीं पाए थे। तो उन्होंने नमस्ते का उत्तर दिया और उठ करके बैठ गए। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास में गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। जब लेखक अपना परिचय देते हैं तो बदलू काका को याद आ जाती है। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। लेखक अब स्मृति पटल का मतलब है लेखक पुरानी जो याद है उसको, अतीत जो बीत गया है उसको वो याद करने लगा। और जैसे ही बदलू काका को पता चला तो वो उसको कहते हैं कि आओ आओ बैठो लल्ला। अभी भी वो उनको लल्ला ही बोल रहे हैं क्योंकि उनका प्रेम था लेखक के प्रति। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। लेखक ने उनको चारपाई पर बैठते हुए कहा कि मैं गांव में तो बहुत दिन हो गए आए हुए, लेकिन मैं इधर आ नहीं सका। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मछिया ही नज़र आई, न ही भट्टी। लेखक कह रहे हैं कि मैंने इधर उधर देखा कि बदलू काका जहाँ पर बैठे थे वहाँ पर उनकी जिस मछिया पर बैठकर वो चूड़ियाँ बनाते थे, ना तो मछिया उनको नज़र आ रही थी और न ही वो भट्टी जिसके ऊपर वो लाख पिघलाते थे वो भट्टी नज़र आ रही थी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। जब उनको ये चीज़ें दिखाई नहीं दी तो लेखक ने बदलू काका से पूछा कि आजकल आप काम नहीं करते हो क्या? नहीं लल्ला, काम तो कई सालों से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो गांव गांव में काज का प्रचार हो गया। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लल्ला, आजकल सब काम मशीनों से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव। जब लेखक बदलू काका से ये पूछते हैं कि आप आजकल काम नहीं करते हो, तो बदलू काका के मन में जो दुख छिपा होता है, जो व्यथा छिपी हुई है, वो उनको प्रकट करते हैं और कहते हैं कि काम तो कई सालों से बंद हो गया है। उन्होंने कहा कि मेरी कांच की चूड़ियों को अब कोई नहीं पूछता है। आधुनिकीकरण, मशीनीकरण के कारण अब सब लोग कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, क्योंकि कांच की चूड़ियाँ एक तो मशीन से बनती है और लाख की चूड़ियों से वो थोड़ी हल्की भी होती है और मशीनीकरण के कारण उनकी सुंदरता भी थोड़ी ज़्यादा होती है। इसीलिए लाख की जो चूड़ियाँ लोग कम पहनते हैं तो उनका रोज़गार ठप हो गया है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई
और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों और माथे पर नसें उभर आई थी। लेखक बदलू काका का जो उम्र के अनुसार शारीरिक परिवर्तन था उसके बारे में हमें बता रहे हैं कि 8-10 साल के अंदर जब उसने बदलू काका को देखा तो उनको देखा कि उनका शरीर ढल चुका है और उनके माथे पर नसें उभर चुकी है और उनको बहुत खांसी हो रही थी। तो लेखक को ऐसा लगा कि उनको दमे की शिकायत है। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। तो लेखक को ऐसा लगा कि बदलू काका ने उनके मन की बात को भांप ली है, पहचान लिया है, जान लिया है। तो एकदम से बदलू काका ने लेखक की तरफ देखते हुए कहा कि मुझे दवा नहीं है, मुझे तो फसली खांसी है, महीने 2 महीने से आ रही है और 10-15 दिन में ठीक भी हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। लेखक जब बदलू काका की ये स्थिति देखते हैं तो लेखक को बड़ा ही दुख होता है और लेखक मन में सोचते हैं कि देखो मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। कितने हाथ काट दिए से मतलब है कि कितने लोग जो छोटे छोटे हस्त उद्योग से अपना पेट भरते थे, अपना गुजारा चलाते थे, वो लोग आज बेरोज़गार हो गए हैं। और दोनों के बीच लेखक अपने मन में सोच रहे हैं इस बात को और बदलू काका भी अपने मन में कुछ सोच रहे हैं। तो दोनों के बीच में जो ये चुप्पी हो जाती है, शांत हो जाता है माहौल, तो लेखक को ये अच्छा नहीं लगा। आम की फसल अब कैसी है काका? फिर लेखक की इस चुप्पी को तोड़ते हुए आगे बोलते हैं कि आम की फसल कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। लेखक फिर इस विषय से थोड़े दूसरी विषय पर चर्चा करते हैं। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी, उसने लह कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जू लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया। मुखातिब का मतलब हमने पहले पढ़ा है, सामने देखकर बात करना। फिर बदलू काका ने अपनी बेटी जिसका नाम था रज्जो उसको आवाज़ दी और कहा कि आप लेखक के लिए अपनी बेटी को कहा कि आम लेके आओ और लल्ला के लिए, लल्ला लेखक के लिए उन्होंने आम मंगवाए। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए। लेखक उनको मना करते हैं कि नहीं, मैंने इस साल बहुत सारे आम खाए। वाह वाह, बिना आम खाए कैसे जाने दूंगा तुमको। और बदलू काका भी उनकी आव मनवार में कमी नहीं रखते हैं और उनको कहते हैं कि नहीं, आम तो आपको खा के ही जाने पड़ेंगे। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वे मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। गाय तो अच्छी है न काका? मैंने पूछा। लेखक को पुराने दिन याद आ जाते हैं कि किस तरह से बचपन में भी उनकी अच्छी आव खातिर करते थे बदलू काका। और फिर वो अपना विषय बदल लेते हैं और बदलू काका की जो गाय थी उसके बारे में वो पूछते हैं। गाय कहाँ है लल्ला? 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता? बदलू काका उसका उत्तर देते हैं लेखक को कि गाय कहाँ है, गाय तो मैंने बेच दी है, क्योंकि अगर मैं गाय को रखता तो मैं उसको खिलाता क्या, क्योंकि कमाई उनके कुछ थी नहीं, आर्थिक तंगी ज़्यादा बढ़ गई थी, जो उनका रोज़गार था वो ठप हो गया था। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा, मैंने कहा। कुछ आम खाते हैं लेखक? वाह वाह, वह ऐसे हंस पड़ा, शहरी ठहरे नहीं, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बगत में खा जाता था। बगत का ये अशुद्ध शब्द है, तद्भव शब्द है, इसका शुद्ध रूप होगा वक्त। आप लोगों की बात, यहाँ बदलू काका कह रहे हैं लेखक को कि मैं जब तुम्हारी उम्र का था तो इससे चौगुने आम खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। फिर लेखक बदलू काका की बात को काट देते हैं और कहते हैं कि आप लोगों की बात और है। अच्छा बेटी,
लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। तो लेखक को वो बदलू काका अपनी बेटी को लेखक को आम देने के लिए कहते हैं। रजो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर और मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों में ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। फबने का मतलब वो था अच्छी लग रही थी, जो बदलू काका की बेटी ने पहन रखी थी। लेखक की नज़र उसकी बदलू काका की बेटी के हाथ में जो चूड़ियाँ पहन रखी थी उसके ऊपर नज़र पड़ती है और बदलू काका से फिर वो उनके बारे में पूछते भी हैं। बदलू काका ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। अब इन चूड़ियों के बारे में वो बदलू काका लेखक को बता रहे हैं कि मैं शहर के जमींदार साहब की बेटी के विवाह के अवसर पर ये जोड़ा उसके लिए बनाया था, लेकिन उसकी उचित कीमत न देने के कारण मैंने ये जोड़ा उनको नहीं दिया और मैंने उनको कह दिया कि आप शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू काका ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि बदलू काका हार नहीं मानने वाले थे। उन्होंने जमींदार की बेटी के लिए चूड़ियाँ बनाई थी, लेकिन वो चूड़ियाँ उन्होंने नहीं दी क्योंकि उनको उचित कीमत नहीं दे रहे थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि शहर से आपको जैसी चाहिए वैसी ले आओ। और बड़े ही स्वाभिमानी व्यक्तित्व वाले थे, इसीलिए लेखक ने कहा कि हार कर भी उन्होंने हार नहीं मानी। बच्चों, आज ये पाठ पूरा हुआ। हम आज इतना ही पढ़ेंगे। इसके प्रश्न उत्तर हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।